नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। 8 बज चुके हैं। 8 बजे डेली जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए आता है। आधा घंटे का सेशन होता है, अच्छे से इसको देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको मैं बता देता हूं, इसकी प्लेलिस्ट पूरी चैनल पर अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आज से पीछे की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप जो है उनको देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़ें उसको। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो नगर पालिकाओं की स्थापना से संबंधित है। अब नगर पालिका क्या होती हैं, तो यहां देखो, आप देखो, जब भारतीय संविधान में लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया था, भारतीय संविधान में लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया था, यानी कि स्थानीय सरकार को जोड़ा गया था, तो उसमें दो चीजें जोड़ी गई। एक तो ग्रामीण स्तर पर लोकल सरकार और दूसरी शहरी स्तर पर लोकल सरकार। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहां जो ग्रामीण स्तर पर सरकार जोड़ी गई, ग्रामीण स्तर पर सरकार जोड़ी गई, वो थी पंचायत। वो क्या थी? पंचायत। और शहरी स्तर पर जो सरकार जोड़ी गई, शहरी स्तर पे जो सरकार जोड़ी गई, वो थी शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि गांव में पंचायत के चुनाव होने लगे और जिनका कार्यकाल ड्यूरेशन 5 साल का होता है। हर पंचायत से एक प्रधान चुना जाने लगा। जनता सीधे वोट देती थी और प्रधान चुनती थी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में होते हैं प्रधान, कहीं कहीं इन्हें सरपंच भी कहते हैं, कहीं कहीं इनको सरपंच भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इनको सरपंच भी कहते हैं। और शहरी लेवल पर जोड़ दिए गए नगर निगम, नगर पालिका, ये जोड़ दी गई। तो यहां पे होने लगे पार्षद। पार्षद को भी आप शहर में अपने मोहल्ले से वोट देकर चुनते हो, तो पार्षद को कहते हैं वार्ड काउंसलर। तो पार्षद और प्रधान सरपंच ये लोकल गवर्नमेंट के तहत जोड़ दिए गए। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जा रहा है म्युनिसिपैलिटीज के जो संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है, म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं, वो इसमें शहरी वाले क्षेत्र में आएंगी। तो इसका जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 243 क्यू। 243 क्यू 243 क्यू, ये आपका आर्टिकल हो जाएगा म्युनिसिपैलिटी से संबंधित। ठीक है, तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र की अलग होती है और इस शहरी क्षेत्र की अलग। शहरी क्षेत्र में जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं उनसे संबंधित आर्टिकल आपका 243 क्यू है। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको, 243 क्यू। ठीक है, पिछली क्लास में भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न था जिसमें हमने बात की थी कि बलवंत राय मेहता समिति जो है इसी से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति वो लोकल गवर्नमेंट से ही संबंधित है, जिसने 3 स्तर बताए लोकल सरकार के। त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की कि गांव के स्तर पर पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर समिति और जिला के स्तर पर परिषद। ठीक है, तो फिलहाल अभी याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो नगर निगम है उसका अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है। नगर निगम का अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है। नगर निगम का अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला सप्लाई ऑफ वाटर और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन
और अर्बन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास के लिए शहरी योजना बनाना। तो आपको यहां बताना है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है यानी कि जो नगर निगम है उनका इन चारों में से कौन सा काम नहीं है, इन चारों में से वो कौन सा काम है जो नगर निगम नहीं करते, बाकी सब करते हैं। तो ध्यान देंगे, पानी की आपूर्ति करना ये भी नगर निगम का काम है, साफ सफाई सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ ये भी नगर निगम का काम है, प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा भी नगर निगम देता है। एमसीडी के स्कूल हैं दिल्ली में, तो एमसीडी क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली नगर निगम, तो प्राथमिक विद्यालय इनके हैं, ये देते हैं। हाँ, अर्बन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के लिए शहरी योजना बनाना ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम नहीं है। आर्थिक विकास के लिए शहरी योजना बनाना ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी। चलो अगला, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जो पंचायती राज प्रणाली है जिसे पीआरआई कहते हैं, पंचायती राज प्रणाली जिसे पीआरआई कहते हैं, तो उसमें कितने स्तर हैं, उसमें कितने स्तर हैं, तो उसमें 3 स्तर हैं। ये देखिए ऐसे समझिए इसको, उसमें 3 स्तर हैं। ये डायग्राम है आपका, 3 स्तर कौन कौन से, 1 2 और 3। अब यहां देखिए ये हो गई पंचायत जो कि ग्राम स्तर पे है, गांव के स्तर पे, फिर पंचायत समिति, पंचायती समिति ये खंड स्तर पे यानी कि ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद जिला परिषद, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये 3 स्तर हैं आपके पंचायती राज प्रणाली के, और ये 3 स्तर किसने सिफारिश की, किसने सजेस्ट किया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। तो जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत, ये 3 स्तर बताए गए। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 स्तर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली चलती है, ठीक है जी। Which institution is responsible for recommending the distribution of financial resources to पंचायत। निम्नलिखित में से वो कौन सा संस्थान है जो पंचायतों को वित्त वितरण से संबंधित फैसला लेता है कि पंचायतों को कितना फंड देना है, कितना कम करना है, ज्यादा करना है, कैसे देना है, किस काम के लिए देना है। तो इस सभी बातों का जो निर्णय है वो कौन सा संस्था लेती है, कौन सा इंस्टीट्यूशन लेता है। तो पहला है स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य का वित्त आयोग, दूसरा प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग जो अब खत्म हो गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद खत्म हो गई योजना आयोग के साथ ही, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखो भाई, पंचायतों को जो प्रधान है उनको फंड देना है, वो काम करवाएंगे गांव के विकास के लिए, पंचायत की विकास के लिए। तो ये काम कौन करता है, राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ये काम करता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक होता है जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वित्त आयोग। ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार, ये केंद्र और राज्य में फाइनेंस के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। हर 5 साल में इसका गठन होता है, हर 5 साल में इसका गठन होता है। ठीक वैसे ही राज्य का वित्त आयोग भी होता है, ये तो इंडिया का हो गया।
राज्य का वित्त आयोग भी होता है। राज्य का वित्त आयोग क्या करता है, राज्य का जो वित्त आयोग है, राज्य का जो वित्त आयोग है वो क्या करता है कि पंचायतों को फंड देता है, पंचायतों को वित्त मुहैया कराना, वित्त देना, जिससे वो काम कर पाए। भाई काम करने में पैसा लगता है, पैसा कहां से आएगा, तो राज्य का वित्त आयोग बताएगा राज्य सरकार को कि कितना फंड जो है राज्य पंचायतों को देना है। तो क्या हो गया आंसर, ए आंसर हो गया, बिल्कुल याद रखेंगे आप। ठीक है जी। 25वां प्रश्न है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया। भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे भाई, यहां पे ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्र लैंड के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कितना बड़ा है, तो लगभग 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 8.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर, 8.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने में ये फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखें, अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यानी कि यहां कोई व्यक्ति का निवास नहीं है, है ना, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है यहां पे। बस यहाँ पे अंटार्कटिका, क्योंकि पूरा बर्फ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ वो जीव जंतु निवास करते हैं जो जीव जंतु इस जो यहाँ पे कंडीशन है, क्लाइमेट की जो कंडीशन है, जलवायु की जो स्थिति है, उसके अनुकूल जो जीव जंतु हैं, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो बर्फीले इलाके में सरवाइव कर सकते हैं, वो वहां रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर। ठीक है, बाकी अंटार्कटिका में किसी देश का कोई सेटलमेंट नहीं है। यहां अंटार्कटिका में बस रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, अंटार्कटिका में बस रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। ठीक है, अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं अलग अलग देशों के, जिसमें से भारत के जो रिसर्च सेंटर हैं, भारत का जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, भारत का जो अनुसंधान केंद्र है वो है मैत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। मैत्री है और क्या है, दक्षिण गंगोत्री। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है भाई, चलो आगे। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। वो कौन सा देश है जिसमें देशों की संख्या सबसे, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका। 26वां प्रश्न है आपके सामने। तो देखो भाई, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश हैं आपके कितने, 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका महाद्वीप में। और ये आपका लैंड एरिया है ना। तो जो लैंड एरिया है, जमीनी एरिया है, उसको 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है। उसमें से जो सबसे ज्यादा कंट्री हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। विच 2 कॉन्टिनेंट्स आर एंटायरली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर।
वो कौन से दो महाद्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में हैं, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। अब यहां मैं आपको बताता हूं, देखो एक सेकंड, ये यहां ले लेते हैं इसको, है ना। अब ये है आपका, और ये जो बीच की लाइन है ये है आपकी क्या, इक्वेटर। ठीक है भाई, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर की लाइन है ये। अब ये तो हो गया 0 डिग्री। तो इक्वेटर वो लैटिट्यूड है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर गोलार्ध में बांट देता है। ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से वो 2 कॉन्टिनेंट कौन से हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में आते हैं। तो 27वां प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो ऑस्ट्रेलिया तो यहां पे आ जाता है, अंटार्कटिका ये है, तो ये पूरी तरह से इसमें आ जाता है, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये आंसर हो जाएगा इसका सही, बी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखना सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ा डिजर्ट भी यहीं पर है, सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ा डिजर्ट भी इसी में आता है। नील नदी सबसे बड़ी है, नील नदी, और सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट। ठीक है, नील नदी 6650 किलोमीटर, है ना। सहारा डिजर्ट 9.2 बिलियन, कितना, 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में सहारा डिजर्ट फैला हुआ है, 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये फैला है। तो ये याद रखना है आपको। 27 आगे, व्हाट इज यूनिक अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अनोखा क्या है, यूनिक क्या है। तो पहला, इट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, ये तो गलत है, पॉपुलेशन जब रहती नहीं है वहां पे तो डेंसिटी पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व कहां से आ जाएगा, पॉपुलेशन तो है ही नहीं। बी, इट हैज नो परमानेंट रेसिडेंट, हाँ ये सही है, अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, यानी कि वहां मानव निवास नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसके बारे में। बाकी और ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो कोल्डेस्ट है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है ना, 75% से ज्यादा फ्रेश वाटर है यहाँ पे। और इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट डिजर्ट, बिना डिजर्ट के ये कॉन्टिनेंट है, नहीं डिजर्ट तो है लेकिन ठंडे हैं। ठीक है, रेगिस्तान, तो ये याद रखना है। विच कॉन्टिनेंट हैज बोथ द लॉन्गेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट डिजर्ट, निम्न में से वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डिजर्ट दोनों आते हैं। तो अफ्रीका में आते हैं, अभी मैंने बताया। ठीक है, अफ्रीका, हाँ ठीक है, 1 मिनट यहां, 1 सेकंड, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, हाँ ठीक है ठीक है, ये यहां पे करेक्ट कर लेना। ये जो नील नदी बताई और सहारा डिजर्ट बताया वो अफ्रीका में आते हैं, मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है बस, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखो, हाँ जो 29 है वो पूछ रहा है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है जिस महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी भी आती है और सबसे बड़ा डिजर्ट भी वहीं पर है। तो वो 29, वो कितना है, वो हो जाएगा आपका अफ्रीका। ठीक है, क्या होगा, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप वही है जहां पे नील नदी है, नील नदी, और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, और सबसे बड़ा डिजर्ट है सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट। ठीक है,
कितने में फैला है? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, याद रखेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या स्कंदगुप्त? तो ध्यान से देखिए, जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर हैं उसकी शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की। किसने की? श्रीगुप्त ने। लेकिन वास्तव में संस्थापक किसे माना जाता है? वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही शुरुआत की थी 320 सीई में। 320 सीई, ठीक है, कब? 320 सीई। यहां पे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की। क्लियर है? याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया, इसे ध्यान रखना है आपको, अच्छे से ध्यान से इसको देखना है आपको। क्लियर? चलो थोड़ा सा आप क्विकली देख लेते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं, अब यहां हम अंतर समझ लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर देता हूं, अंतर। वो अंतर किस किस में? तो देखो, पहला है राजकोषीय नीति। और दूसरा है मौद्रिक नीति। दूसरा क्या है? मौद्रिक नीति। दोनों में क्या डिफरेंस है? कंफ्यूजन रहता है। राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है। राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है, इसके अंदर वित्त मंत्रालय बनाता है। ये कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। और मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसे बनाती है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति किसके अंदर? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक। राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय से संबंधित है। आय और व्यय से संबंधित है, और ये मुद्रा प्रवाह के लिए संबंधित है। मुद्रा प्रवाह यानी कि बाजार में कितना पैसा भेजना है, कितना नहीं। इन दोनों का इस्तेमाल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों नीति में डिफरेंस है। फिर राजकोषीय नीति को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। और इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। पीछे की सारी क्लासेस आप अच्छे से देख लीजिए, सभी में पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को ही डिस्कस किया गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।